राघव यामिनी को धमकी देकर वहां से गुस्से में चला गया। वहीं यामिनी राघव की ये सब बातें सुनकर स्तब्ध खड़ी रह गई थी। जाते हुए राघव को देखते हुए यामिनी ने खुद से कहा, इस राघव को अचानक से क्या हो गया? ये इतना साहूकार कैसे बन गया? कहीं उस रताल प्यार में तो नहीं पड़ गया है? यामिनी का सोचना बिल्कुल सही था। राघव के मन में रेशमी के लिए जो भावनाएं धूमिल हो चुकी थी और राघव भी कहीं ना कहीं रेशमी से नफरत करने लगा था, वो सारी भावनाएं एक बार फिर से राघव के मन में जागृत होने लगी थी। उस रात जब राघव वो बोतल लाने के लिए उस कमरे के अंदर गया हुआ था और बाहर काली शक्तियों ने हमला कर दिया था, तो रेशमी चाहती तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग सकती थी, लेकिन रेशमी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो राघव के लिए अंदर गई। रेशमी का इस तरह राघव का हर मोड़ पर साथ देना, उसकी जान बचाना, ये सब बातें राघव के मन में घर कर गई थी। इन्हीं सब के चलते राघव का प्यार रेशमी के लिए फिर से बढ़ रहा था। और जब राघव को ये पता चला कि रेशमी गायब है, तो राघव बौखला गया। रेशमी को लेकर सिर्फ राघव ही परेशान नहीं था, उससे कहीं अधिक परेशान चंद्रकला थी। आधी रात बीत चुकी थी। नीति तो बच्ची है, इसीलिए उसकी तो आंख लग चुकी थी, लेकिन चंद्रकला की आंखों में नींद कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही थी। अपने बिस्तर पर लेटी हुई चंद्रकला खुली आंखों से सोई हुई थी और रह रहकर उसके मन में चंदा ताई का ख्याल आ रहा था। अगर रेशमी को कुछ हो गया तो वो चंदा ताई को क्या जवाब देगी? वहां पर तो वो बहुत बड़े बड़े वादे करके आई थी, लेकिन यहाँ आकर वो उनकी रेशमी की जान नहीं बचा पाई। चंद्रकला के सब्र का बांध अब टूट चुका था और वो बांध टूटते ही चंद्रकला की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इसी तरह सोचते सोचते और रोते रोते चंद्रकला की पूरी रात गुजर गई। चंद्रकला आज खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी, क्योंकि वो काले सायों से और बुरी आत्माओं से तो लड़ लिया करती थी, लेकिन इन इंसानी ताकतों के सामने बिल्कुल लाचार हो चुकी थी। आखिर कैसे पता चले कि रेशमी कहाँ है? लेकिन तभी जब चंद्रकला आत्माओं और काली शक्तियों के बारे में सोच रही थी, तभी चंद्रकला के मन में ख्याल आया कि रेशमी भी कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके पास भी नाभि समावेश विद्या के प्रयोग की शक्तियां हैं। यही सोच चंद्रकला झट से उठकर बैठ गई। उसने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? अब तक तो कुछ ना कुछ उपाय मिल गया होता। ये सोच चंद्रकला वहां से उठ खड़ी हुई और घर के अंदर मौजूद मंदिर की तरफ बढ़ी। चंद्रकला ने सारी किताबों को खंगालना शुरू कर दिया। दरअसल चंद्रकला सिर्फ ये देखना चाहती थी, नाभि समावेश विद्या हासिल किए हुए इंसान से कैसे संपर्क बनाया जाता है। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी चंद्रकला को एक भी किताब ऐसी नहीं मिली जिसके अंदर नाभि समावेश विद्या के बारे में कुछ भी लिखा हुआ हो। ये देख चंद्रकला फिर से एक बार मायूस हो गई। उसने मन ही मन कहा, इन सब किताबों में तो नाभि समावेश विद्या के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि इस वक्त रेशमी आखिर कहाँ है? यही सोचते हुए उसे टीले वाले बाबा का ख्याल आया। चंद्रकला जानती थी कि भले ही उसकी किताबों में इस विद्या के बारे में कुछ नहीं मिला हो, लेकिन टीले वाले बाबा के पास जरूर कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। उस वक्त सुबह के करीब 4 बजे थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अभी तक तो नदी पार करने के लिए नावों के चालक भी नहीं उठे होंगे। यही सोच चंद्रकला ने सुबह होने का इंतजार किया, लेकिन इस अंधेरे का यामिनी ने बड़े ही बखूबी से फायदा उठाया। इसी अंधेरे की आड़ में यामिनी ने पत्थरभुज बाबा को मायापुर में बुला लिया था। यामिनी के आदमी जीप को सीधे हवेली के पीछे के दरवाजे की तरफ ले गए। पीछे के दरवाजे पर यामिनी पहले से ही मौजूद थी। यामिनी के आदमी पत्थरभुज बाबा को जीप से उतारकर
जीप वापस लेकर चले गए। यामिनी और पत्थरभुज बाबा दोनों इधर उधर देखते हुए उसी कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जिस कमरे में बहुत सालों पहले पत्थरभुज बाबा को यामिनी ने ठहराया था। कमरे के अंदर प्रवेश कर दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद यामिनी ने बाबा से कहा, बाबा आप यहीं से हवन की सारी सामग्री मुझे लिखवा दीजिए, मैं सारा सामान मंगवा लूंगी। ये सुन पत्थरभुज बाबा ने यामिनी से कहा, यामिनी सामग्री बड़ा मुद्दा नहीं है, सामग्री के साथ साथ उस बच्ची को भी लेकर आना होगा जिसके ऊपर ये प्रयोग किया जाएगा। यामिनी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ बाबा, आज रात तक आपको हवन के लिए सारी सामग्री और वो बच्ची दोनों मिल जाएंगे। ये कहकर यामिनी उस कमरे से निकलकर हवेली में अपने कमरे की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर बाद मायापुर में चारों तरफ मुर्गों के बांग देने की आवाजें भी गूंजने लगी थी। चंद्रकला बस इसी पल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बाहर सवेरा होने लगा, चंद्रकला तुरंत टीले वाले बाबा से मिलने के लिए निकल गई। चंद्रकला को तुरंत ही नदी पार करने के लिए नाव मिल गई और वो जल्दी ही टीले वाले बाबा के पास भी पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर चंद्रकला ने टीले वाले बाबा से कहा, बाबा मेरा अंदेशा बिल्कुल ठीक था। यामिनी के काम खत्म करने के बाद से ही रेशमी का कोई अता पता नहीं है। मुझे तो डर है कि कहीं यामिनी ने रेशमी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। चंद्रकला की बात सुनकर टीले वाले बाबा भी कुछ चिंतित हो गए। चंद्रकला ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, तो बाबा मैं ये सोच रही थी कि रेशमी को नाभि समावेश विद्या भी पता है और आपने भी इतनी सारी विद्याएं उसे सिखाई हैं, तो क्या इन सब विद्याओं में से कोई ऐसी विद्या नहीं है जिसकी मदद से रेशमी से संपर्क बनाया जा सके? चंद्रकला की ये बात सुनकर टीले वाले बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और इन सभी विद्याओं पर ध्यान लगाने लगे। कुछ देर बाद टीले वाले बाबा ने अपनी आंखें खोली और चंद्रकला से कहा, हाँ चंद्रकला, जिस भी इंसान ने नाभि समावेश विद्या हासिल की हुई है उससे संपर्क बनाया जा सकता है। ये सुन चंद्रकला ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो बताइए ना बाबा, आखिर क्या तरीका है रेशमी से संपर्क बनाने का? जवाब देते हुए टीले वाले बाबा ने कहा, देखो चंद्रकला, पत्थरभुज बाबा और उस काले साए के संभोग से रेशमी का जन्म हुआ है। इसका मतलब कि रेशमी के अंदर अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां हैं, तो रेशमी से वही संपर्क बना सकता है जिसके पास अच्छी और बुरी शक्तियां दोनों हों। टीले वाले बाबा की इस बात को चंद्रकला बड़े ही गौर से सुन रही थी कि तभी टीले वाले बाबा ने आगे कहा, और चंद्रकला, ऐसा इंसान तो मुझे एक ही नजर आ रहा है। टीले वाले बाबा अपनी बात कहते कहते ही रुक गए। जब चंद्रकला ने टीले वाले बाबा की कही हुई बात के बारे में सोचा तो चंद्रकला एकदम से सख्ते में आ गई। उसने तुरंत इसके लिए मना करते हुए कहा, नहीं नहीं बाबा, ये संभव नहीं है बाबा, आप कुछ और उपाय सोचिए। टीले वाले बाबा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं चंद्रकला, बहुत सोच समझकर ही मैंने ये समाधान बताया है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन चंद्रकला इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने फिर से मना करते हुए कहा, लेकिन बाबा, नीति बहुत छोटी है, उसके लिए ऐसा यज्ञ करना संभव नहीं है और मैं नहीं चाहती कि नीति अभी से इन सब झमेलों में पड़े। इस पर टीले वाले बाबा ने चंद्रकला से कहा, ये सब झमेले कुदरत ने ही उसे दिए चंद्रकला, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कुदरत उसे घुमा फिराकर इन्हीं सब के इर्द गिर्द ले आएगी। आज नहीं तो कल हमें नीति की शक्तियों को स्वीकार करना ही होगा। टीले वाले बाबा की इन सब बातों में पूरी तरह से तर्क नजर आ रहे थे। चंद्रकला ने उस तर्क को स्वीकारते हुए कहा, लेकिन क्या नीति ये यज्ञ कर पाएगी बाबा? जवाब में टीले वाले बाबा ने कहा, यज्ञ नीति को नहीं, यज्ञ तुम्हें ही करना है चंद्रकला। नीति उस यज्ञ में तुम्हारे सामने बैठेगी और तुम अपने मंत्रोच्चार की मदद से नीति के दिमाग में प्रवेश करोगी और रेशमी से संपर्क बनाओगी। इन सब में नीति को सिवाय तुम्हारे सामने बैठने के अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ये सुनकर चंद्रकला को कुछ राहत महसूस हुई।
कहीं ना कहीं चंद्रकला अभी भी नहीं चाहती थी कि नीति से वो ये सब करवाए, लेकिन चंद्रकला भी जानती थी कि उसे रेशमी के लिए ये जोखिम उठाना ही होगा। चंद्रकला ये सब सोच ही रही थी कि तब तक टीले वाले बाबा कमरे के अंदर एक किताब ले आए। वो किताब चंद्रकला को देते हुए बाबा ने कहा, चंद्रकला, इस किताब में वो सब मंत्र लिखे हैं जो उस यज्ञ के दौरान इस्तेमाल होंगे। चंद्रकला ने वो किताब ली और टीले वाले बाबा का आशीर्वाद लेकर वो वहां से मायापुर के लिए निकल गई। चंद्रकला वहां से निकल तो चुकी थी, लेकिन उसकी बेचैनी एकदम चरम पर थी। आज पहली बार वो ऐसे किसी काम के लिए नीति की शक्तियों का इस्तेमाल करने वाली थी। चंद्रकला को बस इसी बात का डर सता रहा था कि कहीं इस यज्ञ के बाद नीति की काली शक्तियां जागृत न हो जाए और काली शक्तियां उसकी अच्छी शक्तियों पर हावी न हो जाए। यही सब सोचते हुए चंद्रकला कब मायापुर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन जब मायापुर पहुंची तो याद आया कि इस वक्त घर पर हवन के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी समाप्त हो चुकी थी। इसीलिए चंद्रकला वहां से सामग्री लेने के लिए बाजार के लिए निकल गई। सिर्फ चंद्रकला ही नहीं, यामिनी भी सामग्री ही लेने के लिए बाजार की तरफ जा रही थी। वैसे तो इस काम को करने के लिए बहुत लोग थे, लेकिन यामिनी किसी और को भेजकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। इसीलिए उसने तय किया कि ये सब सामग्री वो खुद ही लेकर आएगी। हवेली से कुछ ही दूरी पर सुरेश की दुकान थी। वही सुरेश जिसकी पत्नी सुनीता को उसकी गोद भराई के दिन मारकर मालती ने अपना पहला शिकार बनाया था। सुरेश उस वक्त अपनी दुकान पर ही मौजूद था। सुरेश की बेटी पूजा सामने की कुर्सी पर मुंह फुलाए हुए बैठी थी। तभी सुरेश ने यामिनी को अपनी दुकान की तरफ आता हुआ देखकर सोच में पड़ गया। यामिनी जब पास में आई तो सुरेश ने कहा, मालकिन, आज आप खुद आई हैं, किसी को भेज दिया होता। इस पर यामिनी ने कहा, नहीं सुरेश, वो दरअसल पूजा का कुछ सामान लेना था तो सोचा मैं खुद ही ले आती हूँ। और वैसे भी इतने दिन से तुम दोनों से नहीं मिली थी तो सोचा तुम दोनों से मिलना भी हो जाएगा। यामिनी की ये बात सुन सुरेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वहां पड़े एक कागज और एक पेन को उठाते हुए पूछा, ये तो बहुत ही अच्छा किया मालकिन, बताइए क्या क्या सामान लिखवाना है। आप लिखवा दीजिए, मैं बाद में किसी के साथ भिजवा दूंगा। यामिनी अपनी सामग्री लिखवाने ही वाली थी कि तभी उसे वहीं पर चंद्रकला आती हुई दिखाई दी। चंद्रकला को आता हुआ देख यामिनी चुप हो गई। उसे डर था कि कहीं चंद्रकला ने हवन की सामग्री पहचान ली तो उसे शक हो जाएगा। वहीं यामिनी को दुकान पर देखकर चंद्रकला भी अचंभित रह गई थी कि इतने नौकरों के होने के बाद आज यामिनी खुद सामान लेने आई है। यामिनी को घूरते हुए चंद्रकला भी दुकान के आगे पहुंच चुकी थी। तब तक सुरेश ने फिर यामिनी से कहा, कहिए ना मालकिन, क्या क्या सामान लिखना है। यामिनी ने चंद्रकला की तरफ देखते हुए कहा, मुझे रहने दो सुरेश, पहले तुम चंद्रकला को उसका सामान दे दो। ये सुन सुरेश ने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ऐसे कैसे हो सकता है, आप पहले आई हैं, आप सामान लिखवा दीजिए, चंद्रकला को तो मैं बाद में दे ही दूंगा, इसको कौन सा पंचायत के काम निपटाने हैं। ये सुन यामिनी ने तंज कसते हुए सुरेश से कहा, नहीं सुरेश, आजकल इस गांव में सरपंच से ज्यादा काम तो चंद्रकला के पास रहते हैं, इसीलिए तुम पहले चंद्रकला को ही दे दो सामान। चंद्रकला इस बात पर यामिनी से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने चुप रहना ही उचित समझा। चंद्रकला यामिनी को बिना कुछ जवाब दिए सुरेश को सामान लिखवाने लगी। यामिनी ने देखा कि चंद्रकला भी यज्ञ की ही सामग्री ले रही थी। ये देख यामिनी भी सोच में पड़ गई कि चंद्रकला आज कौन सा यज्ञ करने वाली है। सामान लिखवाने के बाद सुरेश दुकान के अंदर से सामान निकालने में व्यस्त हो गया। रेशमी के गायब होने के चलते चंद्रकला के मन में यामिनी को लेकर बहुत गुस्सा भरा हुआ था इस वक्त। इसीलिए चंद्रकला ने यामिनी को घूरते हुए दबी आवाज में पूछा, रेशमी कहाँ है मालकिन। चंद्रकला के अचानक पूछे गए इस सवाल से यामिनी भी सकते में आ गई थी। जवाब देते हुए यामिनी ने भी दबी आवाज में ही कहा,
मुझे क्या पता, अब मैं क्या रुदालियों के आगे पीछे घूमती रहूंगी कि वो कहाँ है। चंद्रकला ने उसी तरह घूरते हुए कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ मालकिन कि रेशमी को गायब करने के पीछे जरूर आपका ही हाथ है, लेकिन ये भी समझ लेना कि अब तक तो मैंने आपकी बहुत सी गलतियों को भूल समझकर माफ कर दिया है, लेकिन अगर रेशमी को कुछ हो गया तो आप अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना। तब तक सुरेश ने चंद्रकला का सामान तौल कर बांध दिया था। चंद्रकला ने वो सामान का थैला उठाया और वहां से अपने घर के लिए निकल गई। यामिनी ने जाती हुई चंद्रकला को देखते हुए मन ही मन कहा, लगता है राघव के जहन में भी धमकी का बीज इसी ने बोया है, इसीलिए वो इतना डरा हुआ था। पता नहीं रेशमी इतनी बड़ी क्या तोप हो गई है जो सब लोग उसे लेकर परेशान हो रहे हैं। तभी सुरेश ने आवाज लगाते हुए पूछा, कहिए ना मालकिन, आपका क्या क्या सामान लिखना है। सुरेश की आवाज से यामिनी अपने ख्यालों से बाहर आई। वो सुरेश को सारा सामान लिखवा कर वहां से जाने लगी। यामिनी वहां से जाने को ही हुई थी कि तभी यामिनी की नजर पूजा पर पड़ी और पूजा को देखते ही यामिनी की आंखें चमक गई थी। क्या यामिनी को जिस बच्ची की तलाश है वो बच्ची पूजा ही है? और क्या नीति के दिमाग में प्रवेश करके चंद्रकला रेशमी का पता लगा पाएगी?